मनसब सुब्रमण्यम जयशंकर के पाकिस्तान पर दहशतगर्दी का मरकज होने और ओसामा बिन लादेन को पनाह देने के इल्जामात के रद्द-ए-अमल में गई थी, लेकिन भारत में सफ़े मातम बिछी नजर आती है। हिलाली साहब, बिलावल भुट्टो ने जो कुछ कहा लगता है निशाना ठीक जगह पर लगा है। जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आपको और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की कुछ लेटेस्ट डिबेट जिसमें कैसे हिलाली और ओरियो भारत को लेके जहर उगल रहे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो के बयान को कैसे ये जस्टिफाई कर रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं एक भारत जैसी डेमोक्रेसी के इतने बड़ी डेमोक्रेसी के चुने हुए नेता को कैसे कसाई बोला जा रहा है यूएन में जाके। तो कैसे इनकी जाहिलता नजर आती है कि मोदी को जब इतनी गंदी वर्डिंग बोली गई है तो ये कैसे जस्टिफाई करने लग गए हैं मीडिया में आके। तो कहीं ना कहीं आज बिलावल भुट्टो की पैरवी कर रहे हैं, जबकि बिलावल भुट्टो के ये पीछे पड़े रहते हैं, क्योंकि जब से सत्ता में आए हैं तो ये इमरान खान की चमचागिरी करते रहते हैं। जबकि अगर मोदी के खिलाफ कुछ भी बोल दिया तो कहीं ना कहीं ये अपने आप को इस बयान को सही बता रहे हैं। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों कि ये फॉरेन मिनिस्टर है बिलावल भुट्टो जरदारी, एक पार्टी का जिसका प्राइम मिनिस्टर है मिस्टर शहबाज शरीफ, और जितना भी शरीफ कोशिश करें एंटी इंडिया स्टांस बनाने के लिए, वो एंटी इंडिया वो है नहीं है। उनके बिजनेस इंटरेस्ट हैं, जिंदाल है। और आपको पता है वो जो काम उसने किया जब हिंदुस्तान गया और उसको कहा गया कि ये कश्मीरियों को मिलो, और हर प्राइम मिनिस्टर जो जाता था कश्मीरियों को मिलता था, इन्होंने उससे इनकार कर दिया। क्यों? हिलाली साहब, आपको क्या लगता है, सॉरी मैं आपकी बात इंटरप्ट कर रही हूँ, आपको क्या लगता है कि ये पीपल्स पार्टी का अपना स्टांस है जो कि अब इस वक्त पाकिस्तान की खारिजा पॉलिसी में नजर आ रहा है? क्योंकि हुकूमत में तो नून लीग भी है और नून लीग का हमेशा से झुकाव भारत की तरफ रहा है, तो इस दफा स्टांस कैसे बदला है? इसलिए कि ये जो हैं, मैंने काम किया था इन द फॉरेन पॉलिसी बीबी के साथ 3 साल एज अ स्पेशल सेक्रेटरी। मैं आपको बता सकता हूँ उसका वो प्रो इंडिया बिल्कुल नहीं थी, नफरत करती थी उनसे। और ये साहब जो हैं ये डे 1 से कहते हैं कि वो अच्छे है, वो मूडी और मूडी प्लस मूडी है, ये इन लोग ऑल द टाइम। तो फिर बाद में पता भी चलता है क्या इनकी इंटरेस्ट हैं। और जितना भी ये कोशिश करें, शहबाज शरीफ कोशिश कर रहा है अपने तकरीरों में कि हम अलग हो जाएं हिंदुस्तान से, हम दूर रहें हिंदुस्तान से, इट वोंट वर्क। इसलिए आपने इससे पहले इतना बता दिया है आपके एक्शन से कि आप यू आर नॉट ऑन द सेम लाइन एज एनी। वो पाकिस्तानियों के जो हमारा जो फीलिंग्स होते हैं इंडिया के बारे में, और खास तौर मूडी के, ही इज अ किलर। अमेरिकन ने रिकग्नाइज किया कि ये मर्डरर और किलर है, उसको बैन कर दिया। बिल्कुल। और जब वो प्राइम मिनिस्टर बना फिर उसको आने दिया। वो तो अमेरिकन ऐसे ही है ना, वो भी एक मुनाफिकत की हद थी। तो मैं समझता हूं कि बड़ा जबरदस्त स्टेटमेंट दिया है बिलावल भुट्टो। एक स्टेटमेंट है जो मैं समझता हूं होल पाकिस्तान एग्रीज विद हिम। सिर्फ द हाई अप्स इन द नून लीग वो शायद एग्री नहीं करते हैं, मगर एवरीबॉडी एल्स एग्रीज। ठीक है। और ये सब भारतीय वजीर दाखिला अमित शाह ने 26 नवंबर को एक रैली से खिताब करते हुए बड़ी बेशर्मी से कहा था कि मुसलमानों ने नरेंद्र मोदी के लिए प्रॉब्लम पैदा करने की कोशिश की थी, लेकिन मोदी ने उन्हें ऐसा सबक सिखाया है कि 2022 तक कुछ करने की हिम्मत नहीं कर सके। तो क्या अमित शाह का ये बयान ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि गुजरात का 2002 का कत्लेआम पूरी मनसूबाबंदी से किया गया था? देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़े अरसे के बाद एक ऐसा वजीर खारजा बोला है जो कि वाकई पाकिस्तान का वजीर खारजा लगता है, वरना ये आवाज जो थी बहुत अरसे से सुननी बंद हो चुकी थी पाकिस्तान के अंदर। उसकी वजह यह है कि बिलावल भुट्टो का जो नाना था ना, लोग तो कहते हैं कि वो उसने रोटी कपड़ा मकान पे वोट जीता। नहीं, मैं उस पूरी मूवमेंट का शाहिद हूं। मैंने उसको एक एक मूवमेंट के एक लम्हे को देखा है। वो जब उसमें जनवरी में 1 जनवरी को ताशकंद से वापस आया था तो उसने एक ही नारा लगाया था कि अयूब खान ने जीती हुई जंग जो है वो ताशकंद में हार दी है और हम 1000 साल तक लड़ेंगे कश्मीर के लिए। आपको शायद याद नहीं होगा क्योंकि आप तो उस वक्त होंगे, हमने बचपन में देखा है कि जुल्फकार अली भुट्टो के पोस्टर्स उस वक्त लगे होते थे जब वो वजीर खारजा था, और उसके ऊपर सिर्फ एक चीज लिखी होती, हम 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। और वो उसका नारा इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ था कि भुट्टो पंजाब के अंदर एक हीरो बन गया था।
उसके बाद बेनजीर का मामला भी यही था। बेनजीर को तो इन लोगों ने मिलकर, फैमिली ने मिलकर कुछ सिक्योरिटी रिस्क करार दिया, ये किया। हालांकि वो अपने बाप की लेगेसी को जानते, बेनजीर से ज्यादा कौन जानता था, वो शिमला एग्रीमेंट में उसके साथ गई थी और वो तो उसको पता था कि इंडियंस क्या 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 क्या, क्या सूरत हाल और कैसे वो बिहेव करते हैं। असल मसला ये हुआ है कि इस बिलावल भुट्टो ने इस वक्त एक पॉलिटिकल माइलेज लिया है और वो बहुत बड़ा पॉलिटिकल माइलेज है जो कि बहुत दिनों तक पॉलिटिकल माइलेज का फायदा होगा बिलावल भुट्टो को, क्योंकि अब इलेक्शंस भी तो आ रहे हैं ना। देखिए वो पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। अच्छा। बेनजीर और जुल्फकार अली भुट्टो की पर्सनैलिटीज बहुत बड़ी थी। बिलावल भुट्टो का मसला यह है कि बिलावल भुट्टो का इनहेरेंट फॉल्ट हैं बहुत सारे, वो जो अपनी पर्सनैलिटी की। फिर पार्टी का मसला यह है कि पार्टी जरदारी साहब के हाथ में है, भुट्टो का कोई जरदारी नहीं था, भुट्टो खुद था। ठीक इस तरह बेनजीर के ऊपर भी जरदारी इस तरह हावी नहीं था, बल्कि बेनजीर का जरदारी जो था वो उसके जेर साया था, उसके अंदर जरदारी जो था वो उसकी पार्टी के अंदर एक वजीर था। जहां तो जरदारी मौजूद है तो जरदारी अपनी पॉलिटिक्स, अपनी गेम चलता रहता है और वो गेम जो है वो एक जिसे कहते हैं एक बहुत गैलप में जाता हुए घोड़े को लगामे लगा देती है। असल मतलब यह है कि देखें ये बात तो बड़ी दुरुस्त है। मैं तो वो उस इलाके को मैं गया हूं अहमदाबाद में और मैंने वो जोहापुर का इलाका देखा, जोहापुरा वो लेखा है। जोहापुरा जो है अहमदाबाद से कुछ 10-12 मील दूर है। ये है दुनिया का सबसे बड़ा घाटो है इस वक्त। गेटो वो जगह होती थी जहां पर यहूदियों को ठहराया जाता था, जहां सिविल कम्युनिटीज नहीं होती थी, जहां स्कूल नहीं होता था, जहां अस्पताल नहीं होते थे, जहां किसी किस्म की क्या कहते हैं वो जो अपना सीवरेज नहीं होता था, पानी नहीं होता था, ड्रिंकिंग वाटर सही तरह का नहीं होता था। ये वेनिस में आपको मिल जाते हैं और बहुत सारी जगहों पे गेटोस मिलते थे। 7.5 लाख मुसलमान उस जोहापुर में रह रहे हैं और आप वहां से जाएं, आप वहां पर रक्षा उसको बाहर उतार देता है और जैसे ही वो उनका इलाका शुरू होता है पक्की सड़क खत्म हो जाती है, बिजली की लाइनें बंद हो जाती हैं, वहां नजर नहीं आती। उसके बाद वहां सीवरेज लाइन खत्म हो जाती है और वो सारे मुसलमान वो हैं जो अपने अपने इलाकों से निकाले गए थे। ये बेसिकली एक 7 मरला स्कीम थी। उसको उन्होंने जब अहमदाबाद से निकले बेचारे अपने इलाकों से और लुटे पुटे काफले, तो वहां जाके आबाद, और ये नरेंद्र मोदी बहुत चीफ मिनिस्टर एट टाइम, और वो जाके वहां आबाद। फिर उसके बाद दुनिया इंडिया में जहां कहीं से बेचारे मुसलमान पे, आसाम पे जुल्म हो, उसको अपना लखनऊ में जुल्म हो, उसके ऊपर दिल्ली में जुल्म हो, वो सारे के सारे वहां आ जाते हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि यूपी का इलाका जो है वो कभी बहुत सेकुलर इलाका समझा जाता था। उस पर अमित शाह आया है और उस यूपी के इलाका में जिसमें ये जो गंगा बनारस वाला छोरा वाला जो इलाका है, अमिताभ का जो इलाका है, बनारस जिसमें है, लखनऊ जिसमें है, कानपुर वगैरह जिसमें है, मेरठ जिसमें है, ये सारा इलाका जो था ये बड़ा सेकुलर। और अमेठी की जो सीट थी ये हमेशा से नेहरू खानदान की सीट होती थी, वहां से हार गया इस दफा क्या नाम था उसका जो है अपना पोता जो है इंदिरा गांधी का, राहुल गांधी। अब वो तो बिल्कुल राहुल गांधी हार गए जी, राहुल। तो असल मतलब यह है कि इंडिया जो है एक बड़े स्टॉच किस्म के रिलीजियस फनेटिक फंडामेंटलिज्म के शिकार है और वो फनेटिक फंडामेंटलिज्म जो है वो इलेक्ट होके आता है। इसके बारे में कहता है टिरनी ऑफ मेजॉरिटी, जो अक्सरियत की आमरियत, यानी अक्सरियत की आमरियत बहुत बुरी होती है। एक डिक्टेटर को तो आप गाली दे दोगे यार वो अकेला डिक्टेटर है, लेकिन जब एक अक्सरियत जो है वो फनेटिक हो जाए, अक्सरियत जो है वो एक ऐसे बंदे को इलेक्ट कर दे तो अकलियत की तो सांस रुक जाता है। और इंडिया वो बात, और मैंने एक दफा बहुत तफसील से इस पर लिखा भी था कि 10 मुख्तलिफ स्टेजेस होती हैं जेनोसाइड की किसी भी मुल्क के अंदर। उसके ऊपर जो उसका प्रोफेसर है जॉर्ज टाउन का, उसने उसको बताया, 9 जो है इंडिया में पूरी हो चुकी हैं। अब सिर्फ ये है कि जेनोसाइड करना है, मतलब उनको अलहदा किया जाता है, उनकी कम्युनिटीज अलहदा की जाती हैं, उनको खास नाम दिया जाता है, उसको कहा जाता है कि ये इंडिया में कहा गया ये फलां नाम दिया जाता है, उनकी कम्युनिटीज अलहदा हो चुकी हुई है, उनको कहा जाता है ये जिम्मेदार है, कोरोना का जिम्मेदार जो है, एक जमाने उनको कोरोना कहा जाता था। अब सिर्फ यही, और उनको ये कहा जाता है कि ये तो बुनियादी तौर पर हमने कत्ल किया ही नहीं, इनकार किया जाता है। वो स्टेज आ गया हुआ है और इंडिया तो जेनोसाइड का माहिर है इस वक्त। ठीक है हिलाली साहब, भारतीय वजीर खारजा ने पाकिस्तान को दहशतगर्दी का मरकज करार दिया है, लेकिन इस हकीकत से कोई इनकार नहीं कर सकता कि इस खित्ते में दहशतगर्दी को शुरू करने और बढ़ाने वाला भारत ही है। तो क्या वजह है कि अपनी तमाम तर दहशतगर्दी के बावजूद भारत दुनिया की नजरों में नहीं आता और सारा इल्जाम पाकिस्तान पर लग जाता है?
भारत उन मुल्कों के साथ ताल्लुकात अच्छे रखते हैं जिधर ट्रेड होता है, इकोनॉमिक्स होता है। भाई पैसे इन्वॉल्व होता है, उनके इकोनॉमी बेनिफिट करता है अगर वो खरीदें उधर से और खरीद फरोख्त। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं, कोई अगर जानना चाहे कि लोग हिंदुस्तानी हिंदू पार्लियामेंट में बैठ के वो क्या समझते हैं मोदी के बारे में, तो एक पार्लियामेंट्री कमेटी के रिपोर्ट है ऑन द गुजरात राइट्स, वो थोड़ा सा पढ़ लें। अच्छा, ये जो अमेरिकनों ने फैसला किया है कि मोदी को आने नहीं देंगे, आप समझते हैं कि ऐसे ही एक दो रिपोर्ट्स पे कह दिया है, एक दो अखबार पढ़ के कह दिया? नो, पार्लियामेंट्री कमेटी रिपोर्ट्स इन द इंडियन पार्लियामेंट, विटनेस एविडेंस क्या हो रहा है। एक एसपी खड़ा हुआ है, एक औरत के हाथ काटने, पैर काट दिया था, हाथ काटने लगे एक मुसलमान औरत को, तो वो कह रहे थे खुदा के लिए बचाओ, कहता है ऑर्डर्स नॉट टू इंटरफियर, मेरे हुक्म है कि दखल ना दूं मैं इन चीजों में। किसने हुक्म किया? जाहिर है ये कातिल मोदी, और कौन कर सकता है? पार्लियामेंट्री कमेटी प्रोसीडिंग्स रिपोर्ट पढ़े इंडियन लोकसभा में, आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे थे इसके बारे में। माय गॉड, ये जो अमेरिकनों ने उसके पीछे लग गए इसलिए कि वो चाहते हैं कि चीन के खिलाफ हो, वो चाहते हैं कि इसको बिल्ड अप करे एज अ राइवल फोर्स टू चाइना। वो जो चाहते हैं कि चाइना और रूस को आइसोलेट करे और वो खुद स्ट्रेटेजिक पार्टनर बने हिंदुस्तान का, ये है वजह जो वो कर रहे हैं, इसका नथिंग टू डू विद द ट्रूथ।